नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज संविधान सभा का वो दूसरा पार्ट जिसके अंदर इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि एग्जाम के अंदर जब इस टॉपिक को उठाया जाता है तो ज्यादातर हिस्सा इसी पर जोर दिया जाता है और इसी में से लिया जाता है। देखते हैं वो पार्ट कौन सा है, संविधान सभा का वो हिस्सा कौन सा है। तो दोस्तों, वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब शुरू होता है जब संविधान सभा बन चुकी होती है और बनने के बाद विभिन्न समितियों का निर्माण होना शुरू होता है। और उन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और वो थी प्रारूप समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रारूप समिति। क्यों? क्योंकि बिना प्रारूप के आप किसी भी चीज का निर्माण कर नहीं सकते। तो प्रारूप समिति इसलिए महत्वपूर्ण थी कि एक प्रारूप संविधान सभा के सामने था, उस प्रारूप के ऊपर चर्चा करनी थी। अच्छा, वो प्रारूप किसने शुरू किया, कौन लेके आया संविधान सभा में, यहीं से हमारी शुरुआत करते हैं। तो प्रारूप जो है वो लेके आने वाले जो थे वो थे BN राव। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा के अंदर प्रारूप कौन लेके आया। उस पर विचार विमर्श करने के लिए समिति बनाई गई, उसको प्रारूप समिति कहते हैं। लेकिन प्रारूप लाने वाला व्यक्ति कौन था? BN राव। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बहुत ही सम्मानजनक थे और ये कह सकते हैं कि इनके बिना तो फिर कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब प्रारूप ही नहीं होगा तो उस पर चर्चा कहां से होगी, उसके अंदर कुछ समावेश करना है या कुछ हटाना है, उन सब पे काम होना, सब बात की बातें थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे BN राव। अब BN राव की हम बात करें तो ये क्या हुए, प्रारूप सब जो है वो लाने वाले व्यक्ति थे। तो प्रारूप रखा इन्होंने और किस में रखा? संविधान सभा में। अब बात आती है कि संविधान सभा ने क्या किया उसका। तो संविधान सभा जो थी उसने इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए, किस पर? जो BN राव ने प्रारूप दिया उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए किसका निर्माण किया? प्रारूप समिति का निर्माण किया। अब प्रश्न ये उठता है कि उस प्रारूप समिति में कौन थे, कौन कौन लोग थे उस प्रारूप समिति के अंदर। तो महत्वपूर्ण रूप से देखें तो डॉक्टर अंबेडकर को इसका सबसे पहले क्या बनाया गया? अध्यक्ष। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और इनके अलावा 6 लोग और लिए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यहाँ कि वो 6 लोग कौन से थे जिनको इस प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि वो भी बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में थे। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर अंबेडकर ने किया या नहीं किया, वो अलग विषय है, विवाद के विषय अलग हो सकते हैं। लेकिन हम किसी एक व्यक्ति को सब कुछ महत्व दे दे, ये विषय नहीं रहता। इसलिए हमें मान के चलना चाहिए कि BN राव, डॉक्टर अंबेडकर, इन दोनों के साथ साथ वो 6 व्यक्ति भी महत्वपूर्ण थे जिन्होंने इस पे काम किया। सभी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। कोई भी संगठन काम करता है, कोई भी संस्था काम करती है, कोई भी समिति काम करती है, तो हर व्यक्ति का महत्व होता है। तो वो 6 व्यक्ति कौन थे उनको भी जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन है देखिएगा, इसको याद करना भी बहुत जरूरी है, ट्रिकली अच्छे से याद करना। जो ट्रिक बताऊंगा उसको याद कर लेना अच्छे से आप, ठीक है। तो देखिएगा, गोपाल कृष्ण कन्हैया, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? गोपाल, फिर कृष्ण, फिर कन्हैया। तो ये तो एक ही नाम हो गए, ठीक है, तो याद रहने में कोई दिक्कत नहीं है। गोपाल कृष्ण कन्हैया। अब आप पूछेंगे सर ऐसे तो कोई नाम नहीं थे, ठीक है। कैसे? गोपाल स्वामी अयंगार, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगार थे। उसके बाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ठीक है। दूसरे कौन थे? कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। माणिकलाल जो है उनका नाम था कन्हैयालाल माणिकलाल, ठीक, और पूरा नाम हुआ तो मुंशी, ठीक, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो गोपाल कृष्ण कन्हैया, 3 तो नाम आप ऐसे याद रख लेंगे। गोपाल कृष्ण कन्हैया कहां बैठे थे? सैया पर बैठे थे। तो सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद, ठीक है। तो सर सैयद अहमद जो थे वो थे इसके अंदर। अब इसके अलावा और कौन थे? सैया पर बैठे थे। कौन बैठे थे? गोपाल कृष्ण कन्हैया सैया पर बैठे थे, तो सैया याद रख गया। अब क्या कर रहे थे, कहां बैठे थे? तो वो बैठे थे खेत में, तो खेतान, DP खेतान, तो खेतान याद रख लीजिएगा, ठीक है, DP खेतान। तो गोपाल कृष्ण कन्हैया सैया पर खेत में बैठे थे और सैया पर बैठे हुए थे। अच्छा, किसके साथ बैठे हुए थे? मित्र के साथ, ठीक है। तो BL मित्र जो है
वो इनके साथ थे, मतलब ये मित्र भी इनके सदस्य के रूप में ही थे। तो देखिए ये टोटल सदस्य कितने हो गए, 6 ये हो गए और एक खुद अंबेडकर जी, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 7। तो BN राव प्रारूप लाने वाले व्यक्ति, प्रारूप लाके कहां भेजा, कहां रखा, संविधान सभा में। संविधान सभा ने क्या बनाई, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में लोग थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद अहमद, DP खेतान और BL मित्र। तो याद कैसे रखेंगे, गोपाल कृष्ण कन्हैया सैया पर बैठे हैं खेत में मित्र के साथ। अब क्या होता है कि ये दो व्यक्ति थे, कौन, DP खेतान और मित्र, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान पर दूसरे व्यक्ति आए, फिर बाद में समय के साथ इनमें परिवर्तन हो गया, ठीक है, कोई लगातार तो रहे जरूरी नहीं। तो इन दो के स्थान पर दूसरे 2 व्यक्ति आए, ठीक। पहले खेतान की जगह हम बात करें तो कृष्णामाचार्य जो थे वो आए, और BL मित्र जो थे, मित्र के स्थान पर आए मैं से मित्र और मैं से माधव, ठीक है। तो माधव याद रख लीजिएगा, कृष्णामाचार्य और माधव जो थे ये लोग इनके स्थान पर आए। तो कुल मिलाकर ये क्या थी, प्रारूप समिति थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, संविधान सभा की प्रारूप समिति, ठीक है। चलिए उससे पहले एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लेना इसको। हाँ, अब देखिए प्रारूप समिति के संबंध में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं। पहला प्रश्न तो ये कि ये प्रारूप समिति आई कब, और दूसरा ये कि जो इसकी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो कहां से चुनकर आए थे संविधान सभा के लिए। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न और हम जानेंगे। तो पहला तो है वो आपको ध्यान रखना है, 29 अगस्त जो है 1947 को इसका निर्माण हुआ, किसका, प्रारूप समिति का निर्माण हुआ। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, डॉक्टर अंबेडकर वो कहां से चुनकर के आए थे, अंबेडकर का जो निर्वाचन था वो कहां से हुआ था। तो 2 प्रश्न इसमें भी बनते हैं। पहला कि जब पहली बार संविधान सभा बनी थी तब तो ये बनकर के चुनकर के आए थे बंगाल से, ठीक है, और जब उसके बाद में यानी कलकत्ता से चुन के आए थे। और दूसरा जो था कि जब भारत का विभाजन हो चुका था उसके बाद ये बंबई प्रांत से चुन करके आए थे। ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी प्रश्न याद रखिएगा, और प्रारूप समिति का जो है वो निर्माण कब हुआ इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम चलते हैं अगले महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ, और वो था पड़ाव उस समय के बाद का जब भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो गया, मतलब भारत का विभाजन हो गया 3 जून 1947। बहुत ही महत्वपूर्ण सन है दोस्तों, और बहुत ही दुख की सन है कि भारत पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने, टुकड़े हुए, विभाजन हुआ। और विभाजन के क्या कारण रहे उनके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, और वो कभी विस्तार से हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां ये हमें जानना होगा कि जब विभाजन हुआ तो उस समय न केवल बाकी चीजों का हुआ, संविधान सभा का भी विभाजन हो गया। संविधान सभा के बहुत से लोग इधर से उधर हो गए, और पूरा सिस्टम जो संविधान सभा का अब तक बना हुआ था वो पूरा बिखर करके रह गया। अब देखते हैं कब कैसे हुआ, क्या हुआ। तो 3 जून 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, और विभाजन के बाद जब संविधान सभा बसती है, वो उसमें मात्र 324 सदस्य बसते हैं। और उन 324 में से भी अगर हम बात करें तो प्रांतों के सदस्यों की जो संख्या बसती है वो बसती है 235, और रियासतों की संख्या अगर हम बात करें तो बसती है 89। ये संख्या बसती है, ये रियासत के लोग बचे। और इनकी हम बात करें, ये रियासतें थी, रियासतों से आए थे इतने लोग, और 235 सदस्य कहां से बच गए, प्रांतों में से बच गए। ये चीज यहां पर तय होती है। अब भाई 324 बच गए थे, ये बात हमारे सामने है कि भाई मात्र कितने बचे हमारे पास, 324 लोग बचे, और बाकी तो विभाजित मतलब पाकिस्तान में जा चुके थे, ये भारत में बच गए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये भी स्थायी रहे? नहीं, इनका भी संख्या में परिवर्तन होता है, और वो होता है 31 अक्टूबर को। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, 31 अक्टूबर 1947।
31 सितंबर 1947 को फिर से ये देखा गया कि भाई ये जो 324 सदस्य हैं इनको भी सही रूप से डिवाइड करके हम देख ले जाना चाहिए, वापस से चुनाव करा लेने चाहिए हमें, ठीक है, कहां से कितने आते हैं कैसे आते हैं। तो फिर से चुनाव की व्यवस्था की गई, फिर से पुनर्गठन हुआ और 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठित होकर के फिर से एक संविधान सभा का निर्माण होता है। अब उसकी पहली जो बैठक होती है, जो 31 अक्टूबर को जो बनती है, उसकी बैठक हुई वो होती है 31 और दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर को इसकी बैठक होती है 1947 में। और उस समय जो संख्या बचती है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, वो जो बचती है वो बचती है 299 की संख्या बच जाती है। हमारे संविधान सभा में संख्या कितनी बच गई है? 299। 299 में से 229 सदस्य जो है वो तो प्रांतों में से थे और बाकी जो 70 सदस्य बचे वो बच गए हमें कहां से? रियासतों से बचे। कहने का मतलब ये है कि अब संख्या कम ही हो गई और अधिक कम हो गई संख्या, और उस आधार पर मतलब वापस जो चुनाव करवाया गया उस आधार पर हम देखेंगे। अन्यथा संख्या 324 थी लेकिन फिर वापस से एक बार पूरी तरह भंग करके फिर से चुनाव कराए गए, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया गया, उनका परिसीमन किया गया, उनकी संख्या तय की गई और उसके बाद 229 सदस्य जो हैं वो 299 में से 229 प्रांतों से और 70 रियासतों से चुन करके आते हैं। तो ये इस प्रकार संविधान सभा का यहां पर इस प्रकार निर्माण हो गया। अब प्रश्न क्या उठता है कि जब ये सदस्य रहे 299 सदस्य जो है वो 31 दिसंबर 1947 को जब रहे, उसके बाद ये हुआ कि जो अभी हमने बात की थी ना प्रारूप समिति की, उसको पूछा गया कि भाई हम तो तैयार हो के आ गए वापस से, जो भी था टूटा टूट फूट जो भी होनी थी हो गई और हम संख्या बच गई इतने। अब आप बताइए कि आपने क्या किया? कहने का मतलब कि वो प्रारूप समिति जो थी उसने क्या किया। तो यहां पर बात आती है कि प्रारूप समिति की स्थिति क्या थी, लेकिन उससे पहले फिर मैं कहूंगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों को अच्छे से इनकी संख्या को आप याद रखेंगे। याद रखने का एक बार तरीका फिर मैं बता दूं आपको, 324, ठीक है, तो 324 को कैसे याद रखेंगे कि 24 घंटे 3 आदमी टेंशन में आ गए थे। कब? जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो 3 तो ऐसे कैसे ले आइए, 3 जून तो आपको याद रखनी है, तो 3 तो ऐसे कैसे ले आए और 24 घंटे आ गए ये टेंशन में, तो 324। अब उनमें से 2 आदमी पंचायती करने वाले, ठीक है, तो वो क्या? 2-3 कौन? एक तो भारत पाकिस्तान और रियासत थे, तो 2-3 लोग जो थे वो क्या करते थे? पंचायती करने वाले। तो 2, 3 और 5 और 89 रियासतों को बिल्कुल क्या कर दिया गया? नवा दिया गया। 89 इसको आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद में 99, ये 99 का फेर लग गया, ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर के लगता था 99 पे आउट होता था वो। उसी प्रकार से 299 जो है वो यहां पर फेल हो गया और वो 299 में से 229 प्रांतों में और 70 देशी रियासतों से लिए गए। ये स्थिति थी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। तो प्रारूप समिति ने जब रिपोर्ट पेश की तो वो की 21 फरवरी और 1948 के अंदर उन्होंने पेश की। मतलब 47 तक तो वो जो चुनाव होकर के पुनर्गठित होकर के वो सब लोग आए थे। अब बात थी कि वापस पुनर्गठित जो 31 दिसंबर 1947 को जो पुनर्गठित संविधान सभा वहां आ चुकी थी, जिसमें 299 सदस्य उपस्थित थे, उनके सामने ये 21 फरवरी 1948 को जो है वो प्रारूप समिति ने अपना जो रिपोर्ट जो थी अपनी, उस रिपोर्ट को उन्होंने पेश कर दिया। ये इंपॉर्टेंट बात थी और इस रिपोर्ट पे अब होना था काम। तो यहां बात क्या हुई कि रिपोर्ट पे काम करने के लिए क्या करें? वाचन करो, इस पे चर्चा करो। तो सदस्य सारे बैठ के प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, 3 वाचन होते हैं किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए। तो 3 वाचन यहाँ पर वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। 3 वाचन। तो सबसे पहले क्या हुआ? प्रथम वाचन। देखिए प्रथम वाचन क्या होता है कि विषय की सिर्फ जानकारी दी जाती है। प्रथम वाचन में सबको जानकारी दे दी जाती है। द्वितीय वाचन जो होता है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसमें एक एक बिंदु और विषय विश्लेषण किया जाता है, एक एक बात पर ध्यान दिया जाता है, पूरे विषयों पर विस्तार से चर्चा होती है। और तृतीय वाचन जो हुआ करता है, उस तृतीय वाचन के अंदर फिर फॉर्मल वर्क बच जाता है, जो साइन आदि करने होते हैं, जो बड़े अधिकारियों से कोई राय लेनी होती है या कुछ जो विधि के संबंधित कुछ पेचीदगियां होती हैं, बस उनको दूर किया जाता है। बाकी जो होना होता है वो द्वितीय वाचन में ही
हो जाता है। वही काम यहां हुआ। तो प्रथम वाचन जो होता है उसमें वो होता है 4 से 9 नवंबर तक होता है और 1948 का इस समय चल ही रहा था। तो 4 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन चला और फिर उसके बाद नवंबर के अंदर ही 9 नवंबर के बाद आती है 15 नवंबर। ठीक है, तो अब इंपोर्टेंट था कौन सा? द्वितीय वाचन। और द्वितीय वाचन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन आया? 4 से 9 नवंबर के बाद 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर को, और जो कि 48 के बाद है तो निश्चित रूप से 1948 की ही बात होगी। और उसके बाद लगभग 11 महीनों तक, 11 महीने और 2 दिन बोल सकता हूं मैं। ठीक है, 11 महीने 2 दिन तक लगातार इस विषय के ऊपर काफी वाद विवाद हुआ, विषय पर चर्चा हुई, प्रारूप समिति के प्रत्येक प्रस्ताव के ऊपर जो है चर्चा चली और इसलिए जो है वो 17 और अक्टूबर, नवंबर से पहले वाला महीना कौन सा हो गया? अक्टूबर, और 1949। ठीक है, ये दूसरा वाचन चला जो सबसे बड़ा वाचन था। मैंने बताया 11 महीने और 2 दिन तक के वाचन चला था। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक के वाचन चला। और तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण वाचन जो था उसे बोलेंगे हम तृतीय वाचन। और तृतीय वाचन की जो स्थिति थी वो मैंने कहा वो थी छोटा हुआ करता था। तो अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर में ध्यान रखिएगा ये 15 नवंबर से था, तो ये तृतीय वाचन जो है 14 नवंबर से ही याद आपको रखना है। और 1949 की जो सन थी वो निश्चित रूप से यहां भी 1949 अब आ जाएगा। और उसके बाद जो संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया, ठीक है, जिस दिन आत्मार्पित किया गया तब तक इस पे क्या चला? वाचन चला। तो वो था 26 नवंबर और 1949। 26 नवंबर 1949 को फिर इस पूरे संविधान के ऊपर जो चर्चा होकर के और टोटली जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित कर लिया गया, इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार 3 वाचन चले और ये तीनों की सन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे और इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद रखेंगे कि प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो कब की थी? 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट रखी थी तैयार करके, और उसके ऊपर चर्चा 3 वाचनों के अंतर्गत हुई थी। इस पे भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छी तरह से इस बात को समझना है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो बन गया, मतलब प्रारूप तैयार हो चुका टोटली, उसके ऊपर जो है वो अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित हम उसे कर चुके, तो फिर ये प्रश्न उठता है कि भाई कितने दिन लगे? निश्चित रूप से ये प्रश्न उठेगा। और कितने दिन तक बहस की? ये प्रश्न उठेगा। और तीसरा प्रश्न उठेगा कि खर्चा कितना आया? तो तीनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न तो ये कि 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष और 11 माह, ठीक है, ये सबको आता है क्योंकि पहली दूसरी क्लास में ही ये तो याद कर, पहली दूसरी तो नहीं बोलूंगा, 6ठी क्लास से 7वीं क्लास के दौरान इसको याद करवा दिया गया था आपको। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक जो है इस पे काम चला। और उसके बाद अगर बहस की बात की जाए कि भाई कितने दिन तक इसके ऊपर बहस हुई, तो ये बहस होती है 114 दिन तक इस पे क्या चली? बहस चली। और इसमें जो खर्चा आया, ठीक है, खर्च कितना आया? तो खर्च जो है वो लगभग 63,96,729 लाख रुपए, क्योंकि 63 लाख रुपए है ये, ठीक है। तो ये इतना खर्चा आया, उस समय ये बहुत बड़ी राशि थी। आज आप सोचते होंगे कि इतनी सी राशि है, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी राशि के रूप में मानी गई और खूब खर्चा एक तरह से ये हो गया था। 63 लाख रुपए लगभग इस पे लगने थे, बेसिकली लगने थे। जब पूरी साल आप काम करोगे, यहां तो करोड़ों रुपए एक एक जो है वो अधिवेशन के अंदर ही पूरे कर दिए जाते हैं अब की स्थिति में, लेकिन उस समय ये भी कम नहीं थे, ठीक है, वो समय की बात थी। ठीक, तो ये रहा आपका संविधान सभा के अंदर इस प्रकार की स्थिति। अब बात आती है कि चलिए ठीक है, आपने इसका निर्माण कर लिया, निर्माण करने के बाद बात आती है कि इसकी स्थिति क्या रही, इसकी जो पोजीशन बनी, जो बन के सामने आया वो कैसा आया। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और वो क्या कि देखिए 8 तो क्या थी इसके अंदर अनुसूची जो थी वो 8वीं अनुसूची जो है वो 8 तो ये थी, जो क्या आज 8 है? नहीं है, आज इनकी जगह कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो चुकी। ठीक, तो 1% तो ये हो गया। फिर बाकी चीजें सेम थी, क्या? 22 भाग, ठीक है, जो आज भी कितने हैं? 22 भाग हैं। दूसरी चीज 395 अनुच्छेद, तो आज भी अनुच्छेद कितने हैं? 395 है और 395 ही रहने वाले हैं।
ठीक है, इनसे न अधिक होंगे न ज्यादा। रीजन बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये कि इसमें बार बार परेशानियां आती हैं इसके अंदर की इसमें जो कड़े होते हैं, मतलब ए बी सी डी आदि जोड़ करके और इसे तैयार कर दिया जाता है, इसमें ही समाहित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए जो अभी तक नहीं हुआ तो संभवतः आगे भी होने की संभावना ऐसी है नहीं कि 395 से आगे भी अनुच्छेद बन जाएंगे। मूल संविधान मूल जो अनुच्छेद है वो 395 ही है और कुछ जोड़ करके 444 प्लस जो है वो हो चुके हैं, जिसके अंदर ए बी सी डी का हम काउंटिंग अगर जोड़ लेते हैं तो ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। बाकी मूल रूप से 395 क्या है, हमारे यहाँ पर अनुच्छेद है और उस समय भी 395 ही थे। तो ये उस समय की क्या बन गई स्थिति जो है वो हमारे सामने आती है। तो इसमें शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। इसमें मैं कुछ याद कराने के लिए दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपके लिए प्रयास कर देता हूं और वो एक देखिए, यहां प्रथम वाचन की जब हम बात करते हैं तो देखो 48 में रिपोर्ट आई थी, तो यहां फरवरी में आई, तो हम यहां बात किसकी करें, एंडिंग की, नवंबर की। तो नवंबर में चूंकि प्रथम वाचन थोड़े दिन के लिए होता है तो 5 दिन का ही हुआ, 4 से 9 5 दिन तक। और 1948 जो है, ठीक है, उसमें ये चूंकि 48 में रिपोर्ट आई थी तो 48 में रहना था। फिर अगली जो प्रोसेस चली वो 15 नवंबर से ही शुरू हो गई, इसके जस्ट बाद में ही, तो 48 से ही शुरू होनी थी, लेकिन इसकी एंडिंग चूंकि लंबी चलनी थी तो अगले साल गई, तो 1949 गई। और मैंने कहा कि 11 महीने लगे, तो नवंबर से जस्ट पहले वाला महीना कौन सा हो गया, अक्टूबर, और 2 दिन मतलब ये 2 प्लस हो गए, तो 11 महीने 2 दिन आप याद रख लेंगे तो ये चीज भी आपको याद आ जाएगी। और लास्ट जो चीज आती है 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949, तो ये आपको आसानी से आ जाएगा क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया था। 14 तारीख को आपको ध्यान रख लेना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अब हम बात करें आगे, उससे पहले फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं।